अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामला पर बात करते हैं। आज छठा रोज़ है जब अमरीका की तरफ से खास करके जो सदर्न ईरान है वहाँ पर मुख्तलिफ जो तनसीबात हैं मिलिट्री की, बल्कि ईरान का ये दावा है कि इस मरतबा तो जो ताज़ा हमले ईरान ने अमरीका ने किए हैं वो वहाँ पर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो ब्रिजेज़ हैं, जो रेलवे लाइंस हैं, इवन जो पावर सप्लाई की लाइंस हैं, उन तक को अमेरिका ने टारगेट किया है। और ईरान ने इन रिटेलिएशन जो गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के बेसेस हैं, खास करके कुवैत, बहरीन, और ईरान का ये भी कहना है कि इस मरतबा दोहा में जो कतर सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का, उस तक को निशाना बनाया। कुवैत का ये इल्ज़ाम है कि ईरान ने जो हमले किए हैं वो एक वाटर डीसैलिनेशन प्लांट है, वो भी डैमेज हुआ है। बिकॉज डोंट फॉरगेट कि गल्फ कंट्रीज जो रिलाई करते हैं बेशतर जो ड्रिंकिंग वाटर वो डीसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं उन पर करते हैं, और अगर डीसैलिनेशन प्लांट्स को आप हिट करना शुरू कर दें तो फिर जो वाटर एक लाइफ लाइन है उससे पूरी जो रीजन है वो बुरी तरह मुतासर हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंटली शहबाज, इस सारी सूरत हाल के बीच जो इससे पहले जो भी एस्केलेशन होती रही तो उसमें कहीं ना कहीं हमें एक मीडिएशन या डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं वो भी नजर आ रही थी। लेकिन इस लेटेस्ट एस्केलेशन में जो एक हफ्ता हो गया है उसमें आपको चीजें बिल्कुल आप कह लें कि फर्दर एस्केलेशन की तरफ जाती नजर आ रही हैं, और कोई इक्का दुक्का बयानात के अलावा कोई ऐसी आपको सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि क्या कोई दोबारा दोनों फरीकैन डिप्लोमेटिक या मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आना चाहते हैं या नहीं चाहते। दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। कामरान, मेरे ख्याल इसके हवाले से आपके पास एक खबर भी है जिसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये जो अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये ज़्यादा सीरियस नेचर की, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है दोनों साइड से, और इसका आगाज़ जो है वो अमेरिका ने किया, जो लग रहा है कि उन्होंने उनके जो ब्रिजेज़ हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक किया और सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हुई हैं ईरान के अंदर इस सिलसिले में। तो ये टिट फॉर टैट जो है वो चल रहा है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा एक पैटर्न अगर आप देखें वो शायद नज़र भी आ रहा है। कहने को तो अब ये अब टेक्निकली क्या हम इसको कह सकते हैं कि एक फुल स्केल वॉर शुरू हो गई है, या अभी भी ये एक जो है कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है एक लार्जर स्केल के ऊपर, बट स्टिल कैलकुलेटेड। अभी इस वक्त टेक्निकली ये जो सूरत हाल अब छठा दिन है, अमेरिका मुसलसल रात को हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर, और ईरान उसके आगे फिर जवाब दे रहा है, 3-4 वो गल्फी कंट्रीज को हिट कर चुका है। तो ये टेक्निकली ये किस स्टेज के ऊपर वॉर देखिए, अगर इसका कंपेरिजन करें जब सीज फायर से पहले वाली सूरत हाल थी, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि उसमें इजराइल भी शामिल था। इस वक्त अभी तक इजराइल बाकायदा तौर पर ये दोबारा जो एस्केलेशन हुई है उसमें वो शामिल नहीं हुआ। ईरान और अमेरिका के दरमियान ही सब कुछ हो रहा है, और उस वक्त जो है आई थिंक वो पूरे लेट्स से कि अगर ईरान में मुख्तलिफ जो अहदाफ थे उनको निशाना बनाया जा रहा था। इस मरतबा अभी तक जो अमेरिका टारगेट कर रहा है वो सदर्न ईरान को कर रहा है, जो साहिली इलाके हैं, कि मकसद अमेरिका का कि वो कहते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो कैपेसिटी है वहाँ पर ईरान की इन जहाज़ों को रोकने की या शिप्स को वो टारगेट करते हैं उसको डीग्रेड करना है। और जो हिकमत अमली जो उनकी नज़र आ रही है, जो मैं रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था कि किसी तरीके से जो उन्होंने अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेस को निशाना बना रहे हैं कि सदर्न ईरान को वो अलग करना चाहते हैं मेन लैंड से, कि ये भी एक हिकमत अमली, और उसका पर्पज़ ये है कि ईरान के ऊपर दबाव डाला जाए। तो और ईरान का जो जवाबी कार्रवाई अगर आप देखें जब सीज फायर से पहले वाली सूरत हाल थी तो उस वक्त उनकी रिटेलिएशन मैसिव थी। मतलब इजराइल को भी वो हिट कर रहे थे, जो गल्फ कंट्रीज थे, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, जॉर्डन, इन तमाम ममालिक को हिट कर रहे थे। लेकिन इस मरतबा अगर आप देखें तो वो 2-3 ममालिक को ज्यादा हिट कर रहे हैं, बाकी उस तरीके से वो टारगेट नहीं कर रहे। सो वाइल ये एस्केलेशन तो बढ़ रही है, बट स्टिल आई थिंक हम उस स्टेज पर अभी नहीं है कि जिसे आप ऑल आउट वॉर कहें। लेकिन जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, अगर अब अमेरिका ने जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया है, कुवैत का ये कहना है कि उनका वाटर डीसैलिनेशन जो प्लांट है वो भी मुतासर हुआ है या डैमेज हुआ है ईरान ने जो हमले किए हैं, तो इसका मतलब है कि हम ग्रेजुअली उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां पर वो जो एक ऑल आउट वॉर वाली जो सिचुएशन है उस तरफ हम जा रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल बोथ साइड्स रियलाइज कि जी मुज़ाकरात की टेबल पे वापस जाना है। इनफैक्ट कल भी व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने यह कहा कि जो ईरान है उसकी तरफ से अभी भी ये पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये फैसला जो है अमरीकी सदर ट्रंप करेंगे। लेकिन ईरान की पोजीशन दूसरी तरफ देखें, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल अमेरिका से कोई दरख्वास्त नहीं करेंगे, हम कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे बातचीत की, और ये इस्लामाबाद जो MOU है ये कमिटमेंट फॉर कमिटमेंट है, यानी कि अगर अमेरिका अडेयर करेगा जो भी एग्रीमेंट हुआ है
तो फिर हम करेंगे, लेकिन अमेरिका अगर नहीं करेगा तो फिर हम भी जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करेंगे। कामरान, जो अब खबर की बात कर लेते हैं, जो आपके पास स्टोरी है वो क्या है? ये पहले पाकिस्तान बहुत प्रोएक्टिवली पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, कतर एक लेटर स्टेज के ऊपर आया। इनिशियली ये पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी, अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी। अब क्या सूरत हाल है? उस किस्म की एक्टिव जो डिप्लोमेसी है अपेरेंटली पब्लिक स्फीयर में वो होती हुई नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान की तरफ से भी। और गालबन जब कतर के ऊपर अटैक हो गया और कतर फिर कैसे मेडिएशन करवाएगा, तो इस वक्त क्या ये कोई किसी एक कंसिडर्ड डिसीजन हुआ है? हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो एक्टिवली डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, लेकिन इनकरेज जरूर करेंगे दोनों ममालिकों के वो बैठ कर दोबारा बातचीत करना शुरू करें? इस वाले से खबर क्या है आपके पास? देखें, जो पब्लिकली तो पाकिस्तान ये नहीं कह रहा। आई थिंक कल भी या इसी हफ्ते दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जो ब्रीफिंग थी और उनसे ये सवाल भी हुआ कि क्या बज़ाहिर पाकिस्तान ने इस मीडिएशन के रोल से पीछे हट गया है या प्रोएक्टिवली अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, तो उनका जवाब जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वजाहत तो उन्होंने दी कि इसका कि ये तासुर गलत है कि हमने हैंड्स अप कर दिए हैं एज फार एज मीडिएशन एफर्ट इज कंसर्न, लेकिन साथ ही जो उन्होंने बात की, आप कह लें कि एक इनडायरेक्टली कंफर्म भी कर दिया कि यस, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान माजी के बरक्स उस तरीके से प्रोएक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि फॉर द टाइम बीइंग जो पीस प्रोसेस है दैट इज ऑन द बैक बर्नर, यानी कि होल्ड पे है। उन्होंने अग्री किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो पीस प्रोसेस है वो डेड नहीं हुआ, यानी कि किसी वक्त भी रिवाइव कर सकता है। जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो दोनों फरीकैन है, यानी कि ईरान और अमेरिका, वो एक लॉजिक ऑफ एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। उनको लगता है कि एस्केलेशन करके वो अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। तो दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि जब दोनों को ये लगे कि उन्होंने ये ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लिया है, तो उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकते हैं, अमन के रास्ते पे आ सकते हैं। और जब अमन के रास्ते पर आएंगे तो उसमें जो इस्लामाबाद MOU है वो बेहतरीन उनके लिए एक टेम्पलेट है, वो एक राह उनको प्रोवाइड करता है कि जिसमें वो बातचीत के जरिए मामलात को हल कर सकते हैं। फिर उनसे सवाल भी हुआ कि क्या पाकिस्तान को नया इनिशिएटिव इसके हवाले से लेने का इरादा रखता है, तो उस पर भी उनका ये जवाब था कि किसी नए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इस्लामाबाद MOU मौजूद है। तो अगर आप ओवरऑल, फिर मोर इम्पॉर्टेंटली जो आज कल मुलाकात हुई थी साइड लाइन्स के ऊपर, जो शंघाई में एक AI समिट हो रहा था, तो उसमें पाकिस्तान और चाइना के वज़ीर ख़ारजा की आपस में साइड लाइन पर बात हुई। जो चीन की वजारत खारजा ने स्टेटमेंट जारी किया, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें डेफिनेटली ईरान अमेरिका की जो रिन्यूड हॉस्टिलिटीज़ है उस पर बात हुई। और चीन की जो स्टेटमेंट में उसमें कहा गया कि पाकिस्तान और चीन ने जोर दिया है दोनों ईरान और अमेरिका के ऊपर कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आएं। लेकिन जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट है उसमें जो जिक्र किया गया है कि रीजनल इश्यूज़ पर बात हुई है, लेकिन इस तरीके से एक्सप्लिसिटली ईरान अमेरिका की जंग का जिक्र नहीं हुआ। ना ही जो चीन की स्टेटमेंट कह रही है कि दोनों ने जोर दिया है अमेरिका और ईरान के ऊपर कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आएं। तो उससे ये तासुर मिलता है कि शायद पाकिस्तान इस वक्त, अगर आप अपेरेंटली देखें, लास्ट जो पाकिस्तान की क़यादत का राब्ता अगर हुआ तो वो 10 जुलाई को हुआ था। ईरान के सदर के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे भी बात हुई थी, फिर फील्ड मार्शल और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी राब्ता हुआ था। उसके बाद पब्लिकली कोई नॉन आपको उस तरीके से राब्ता नजर नहीं आता। तो पिछली जो एस्केलेशन है वो फेज देखें, उसमें आपको बैक एंड फोर्थ पब्लिकली भी आपको कॉन्टेक्ट नजर आ रहे थे। मोहसिन नकवी साहब ट्रैवल भी कर रहे थे रीजन में। इस मरतबा एक हफ्ते की पूरी खामोशी है। तो क्लियरली मेरे ख्याल में पाकिस्तान में और खामोशी तमाम ममालिक की तरफ से लग रही है। और जो थिंकिंग है, आई थिंक वो यही है कि लगता ही है कि इस मौके के ऊपर जब दोबारा ईरान और अमेरिका एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं तो शायद वो कोई बात इस तरह की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मे बी तमाम जो साइड्स हैं दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि जब इनको रियलाइज हो कि अब नुकसान बहुत हो गया है तो मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आए जाए। इंटरेस्टिंगली कतर का आपने जिक्र किया था, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि कतर जो है उसके ऊपर जो हमले हुए हैं तो उसने अब फैसला किया है कि वो ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई करेगा। लेकिन कतर की वजारत खारजा ने बड़ा इम्फेटिकली उन रिपोर्ट्स को रद्द किया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है और जो कतर एक पॉजिटिव और मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश है। सो दैट शोज कि वाइल कतर इज स्टिल ऑन द रिसीविंग एंड, रीजन के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश पाई जाती है कि अगर डिप्लोमेसी के जरिए अगर मामलात हल हों तो गुड इनफ। इससे रिलेटेड क्योंकि एक और जो हम पाकिस्तान के रोल की बात कर रहे हैं, रॉयटर्स ने कल खबर दी है कोटिंग सम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, उनको नाम तो उनको नहीं लिया उन्होंने, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान है
उसने क्लियरली ईरान को ये पैगाम पहुंचाया, क्योंकि जो यमन में हूतीज़ हैं उन्होंने जो लेटेस्ट सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया है कि पाकिस्तान का और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट है, और ये डिफेंस पैक्ट जो है उसके तहत अगर ईरान सऊदी अरब के ऊपर कोई भी जो हमला होगा वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली एक आप कह सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन भी आपको उसका इजहार है, और दूसरा जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है तो शायद पाकिस्तान के लिए वो जो चॉइसेस हैं डिप्लोमेटिक वो भी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि एक सऊदी अरब की एक्सपेक्टेशन तो यही होगी कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है कि जो हमने एक अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ तो उसको निभाते हुए हम सऊदी अरब का साथ देंगे। कामरान, ये जो डेवलपमेंट है यमन वाली और हूतीज़ वाली, ये ज़्यादा सीरियस इसलिए है कि अभी एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसके ऊपर तो जो मसाइल हैं उसकी वजह से पिछले चंद दिनों से जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है आलमी मंडी में वो कोई $17 के करीब अब हो गया है। पिछले जो गुज़श्ता 2 दिन थे उसमें कीमतें या तो वो अपनी जो इजाफे वाली सतह थी उस पर बरकरार थी या उसमें कोई $1.5-2 कमी भी होगी थी, लेकिन आज के दिन जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया उसके बाद कोई $87 पर बैरल जो है प्राइस वो ऊपर चली गई है ब्रेंट क्रूड की, और उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर फिर आज से आना शुरू और हो जाएगा। मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब खदशात तो यही है कि आज जब रिव्यू होगा तो इसके हवाले से डेवलपमेंट ये थी कि जो कल और आज इजलास हुए, खासतौर पर कल प्राइम मिनिस्टर की ये डिज़ायर थी, अगेन लोग आप इस खबर को पता नहीं कैसे परसीव करते हैं कि पीएम कहते हैं कुछ और फिर बाद में इजाफा कर देते हैं, बट इंटरनली ये ज़रूर बात हुई है कि किस हद तक बोझ जो है वो डाला जा सकता है। तो फिर बात वहीं पे आगे रुक जाती है कि आप IMF के प्रोग्राम के अंदर है, कितनी आप IMF से रिलीफ ले लेंगे और कितनी दफ़ा लेंगे, हफ्ते की, 2 हफ्ते की, महीने की, 2 महीने की। तो एट द एंड ऑफ द डे फिस्कल स्पेस है कोई नहीं आपके पास। जो सप्लाईज की जो सूरत हाल है वो टाइट हो रही है पाकिस्तान की, जिसमें हमारी एक रिपोर्टर जफर भुट्टा साहब की जो खबर थी 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ऑयल के पेट्रोल के जो ज़खायर हैं वो कोई इतने ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी बहुत नहीं है, जो एक लेवल होना चाहिए उसे थोड़े से उन्होंने कहा कि कम है। नंबर हम खुद नहीं बोल रहे ताकि कोई लोग पैनिक वाली सूरत हाल ना हो, और उसमें भी कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से वो पेट्रोल के जो ज़खायर में जो है वो कमी आना शुरू हुई है। तो अगर तो पहले सूरत हाल थी पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था, ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अभी भी होंगे, बट पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात ने सपोर्ट किया, सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया, ईरान ने सपोर्ट किया और हमारी ऑयल सप्लाईज पहुंचती रही। तो वो तो वो जो था आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो सिलसिला था। अब अगर जो यमन वाली साइड से जो आता है, जो बाब अल मंदब है, जो कि रेड सी का रास्ता है, क्योंकि जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ था तो सऊदी अरेबिया ने ऑयल पाइपलाइन के जरिए उन्होंने अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली जो सप्लाईज थी वो याम्बू पोर्ट पे शिफ्ट की थ्रू पाइपलाइंस, और वहां से फिर शिप्स जो थे उसका टाइम ज्यादा लगता था, वो ये बाब अल मंदब के रास्ते से वो फिर पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज को जाती थी, और बाब अल मंदब के रास्ते के ऊपर फिर ये यमन का और इसमें हूतीज़ बैठे हुए हैं। ये एक ट्रबलिंग पॉइंट हो सकता है। अगर ये वाली चीज एक्टिव होती है फिर सप्लाईज के भी खुदा न खास्ता जो इशू, और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की जो वार्निंग है इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि यमन और जो हूतीज़ हैं कि अगर बाब अल मंदब बंद होता है तो शायद वो डायरेक्टली फिर उससे जो सऊदी अरेबिया है वो अफेक्ट होगा, तो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान भी इफेक्ट होगा ना? हाँ, मतलब हमारी 90% सप्लाईज अभी आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। अच्छा, अब उसका जो शेयर था बाब अल मंदब का, जो टोटल ग्लोबल सप्लाईज हैं, ये सारी जब शिफ्टिंग हुई है तो 7% पे बढ़ गए। 20% पहले होता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसका कम होता था, उधर से जो शिफ्टिंग इधर होगी 7% हो गया। तो अगर पाकिस्तान के लिए तेल जो लेना है वो बाब अल मंदब से भी मुमकिन नहीं रहता, अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी नहीं रहता, तो फिर पाकिस्तान की एनर्जी और फूड सिक्योरिटी दोनों थ्रेटन होती है। और ये बहुत जरूरी है कि एक है तेल की कीमतें, दूसरा है अवेलेबिलिटी। एक तरफ कीमतें भी बढ़ी हों, दूसरी तरफ आपके पास वाफर जो है वो तेल के ज़खायर मौजूद ना हो, तो फिर एक्चुअल जो केओस है और पैनिक है वो आपको मार्केट में नजर आएगी। तो ये इस सारे बैकग्राउंड के अंदर देखते हैं क्या ऑफिशियली जो फैसला अनाउंस होता है, जो प्रपोजल्स है वो तो इनके काफी तशवीशनाक किस्म के हैं। तो मेरा ख्याल इस पर चॉइसेस डिफिकल्ट हैं, वो बेशक ये फ्यूल प्राइसेस की कीमतों के हवाले से हों या आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें के हवाले से। और फॉरेन पॉलिसी की अगर आप जिक्र करें तो कल यूरोपियन यूनियन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो यूजली वो जारी करते हैं क्योंकि हम बेनिफिशरी हैं उनकी एक ऐसी स्कीम के जिसके तहत पाकिस्तानी जो अपनी मसनूआत है वो या तो कम टैरिफ के ऊपर या जीरो रेटेड के ऊपर यूरोपियन मंडियों में भेजता है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को और बरामदात को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ब्रेक के बाद इसमें बात करेंगे।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है GSP प्लस से रिलेटेड, और क्योंकि GSP प्लस अगर आपको ब्रीफली बताएं, एक ऐसी स्कीम है ऑफर की जाती है उन ममालिक को जो उसके बेनिफिशरी हैं कि 27 एक कन्वेंशन है जिसमें थोड़ा डिटेल में भी हम बात करेंगे। उस पर उस बेनिफिशरी जो कंट्री है उसने अमल दरामद या कमिट करता है कि अमल दरामद करेगा। उसमें ह्यूमन राइट्स हैं, लेबर लॉज हैं, मुख्तलिफ गवर्नेंस के मामलात हैं, और उसके बदले फिर जो यूरोपियन जो गवर्नमेंट्स हैं वो जीरो रेटेड पे या कम टैरिफ के ऊपर उस मुल्क की मसनूआत को अपने मुल्क में आने की इजाज़त देते हैं। और पाकिस्तान हैज़ बिन द मेजर बेनिफिशरी, और इसमें भी अगर आप देखें ये 2024 का ये अहाता कर रही है, तो सबसे ज्यादा फायदा जो है जितने जो बाकी ममालिक थे उसमें पाकिस्तान ने बेनिफिशियरी पाकिस्तान बेनिफिशियरी पाकिस्तान ओवरऑल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी यूरोपीय यूनियन को, वो कामन कोई 8.3 अरब डॉलर थी, जो पिछले साल के मुकाबले में कोई $500 मिलियन ज्यादा थी। ये नंबर है 2024 का, तो ये कैलेंडर ईयर का नंबर लेते हैं। और ये जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट है ये 2022, 23, 24 और 25 का बीच में कुछ डाटा इन्होंने शामिल किया। 2025 तक की इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। वही जो इस तरह फरमा रहे थे 27 जो कन्वेंशन है उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन, बुनियादी तौर पर ये कन्वेंशन किन चीज़ के ऊपर है? ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशन हैं, चाइल्ड राइट्स, लेबर राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया राइट्स, पीसफुल असेंबली, पॉलिटिकल राइट्स, इस तरह के जो बुनियादी जो आपके राइट्स हैं जो इंटरनेशनल कन्वेंशन पाकिस्तान ने साइन और रेटिफाई किए हुए हैं वो, और ये वो सारे राइट्स हैं जो आईने पाकिस्तान के तहत भी लोगों को गारंटीड है, वो मिलते उस तरीके से नहीं है। बहुत सारी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी की बात नहीं, खास तौर पर जब से पाकिस्तान बना है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती रही हैं, मार्शल लॉज आते रहे हैं, हाइब्रिड रिजीम्स आते रहे, तो ये सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इफेक्ट होती हैं। फिर अब मसला सिर्फ यहाँ पे ये है, जब से ये रिपोर्ट है तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने अपना मुंह देखा है, हमें वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसराइल में जो हुआ उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन ने क्या किया, गाजा इसराइल ने जो गाजा में किया, फिर ईरान के हवाले से भी जो फंडामेंटल वायलेशंस हुई, तो हमें कैसे क्रिटिसाइज करें? तो उसमें इवन कई यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो राइट विंग हुकूमतें अब आ रही हैं वहां पर इमिग्रेशन को लेकर, इमिग्रेशन अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, तो बट फर्क सिर्फ इतना है कि वो कोई ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं लेते। वो अगर तजारत करते हैं ममालिक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल के ऊपर करते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल ये तक आप एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं, जो आप मेरे से टैरिफ लेंगे वो मैं आपसे लूंगा, डिपेंडिंग अपॉन जो गुड्स होती हैं। तो उसमें कोई खास एक कंट्री को टारगेट नहीं किया जाता। यहाँ पे ये जो ब्लॉक है यूरोपीय यूनियन का वो पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहा है, और उस एक्सेस की वजह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो 8.3 अरब डॉलर तक बढ़ी। इसमें जो EU की जो स्कीम की एलिजिबल बेनिफिशियरी स्कीम की जो एक्सपोर्ट्स थी वो 7.5 अरब डॉलर वो हुई है। बाकी कुछ आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन के उसमें वो चला गया। तो पाकिस्तान ने अपनी जो यूटिलाइजेशन थी GSP प्लस स्कीम की 95% की है। और उसमें एक और जो नंबर जो बहुत है, जो लोग इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं कि ये जो ज्यादातर जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के वो टेक्सटाइल और क्लोथिंग में किए। टेक्सटाइल और क्लोथिंग में जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। फैसलाबाद, लाहौर, कराची, सियालकोट, ये वो सारे जो एरियाज है जहां पे ये मिलें लगी हुई है, ये वो हब है आपकी पॉपुलेशन के। तो यहाँ से अगर जो यहाँ की पैदावार हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो फिर एक्सपोर्ट होती है, ये फायदा होता है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने विलिंगली किया है इन चीज़ों पे साइन, तो अब उसकी फिर मॉनिटरिंग होती है। और यूरोपीय यूनियन ने इस चीज़ को अपनी रिपोर्ट में उन्होंने एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो मॉनिटरिंग मिशन आते रहे हैं उसको सपोर्ट किया जाता रहा। और बट आई थिंक एक चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जिस पीरियड का इन्होंने अहाता किया है 2023 और पार्ट ऑफ 2025 भी है, तो इसका मतलब है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है असल इसी पार्ट ऑफ PDM और यही इन्हीं का है। इससे पहले का खान साहब के पीरियड का वो कर गए थे। क्योंकि सम टाइम ये होता है ना कि जब इस तरह की बात आती है तो आप पिछली हुकूमतों में डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये वजाहत भी बड़ी जरूरी है। अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो वो भी इनके क्रेडिट में जाती है, अगर कोई मनफी और गलत चीज है तो उसकी ओनरशिप को भी इनका। तीन बुनियादी जो है ना, अगर वो चीजें इसको देखा जाए, एक तो ये कि जहां पे डिटीरियरेशन हुई है, जो मामलात हैं वो पहले से ज्यादा खराब हुए, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे प्रोग्रेस हुई है। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने स्कीम का बेनिफिट ले लिया, आगे ये 2024 में खत्म होने थे, फिर इसमें 2 साल की एक्सटेंशन आ गई, अब 2027 में नई स्कीम आई। तो उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के अंदर खासतौर पर उसके अंदर जो डिटीरियरेशन हुई, इसको रिवर्स करेंगे तो फिर अगले जो रूल्स हैं आप उसमें जो है वो एलिजिबल होते हैं। कुछ अगर बुनियादी चीज़ों के ऊपर बात कर लें, जैसे उनके अगर मोटी बात करें ना कामरान, तो उन्होंने कुछ कवानीन को आइडेंटिफाई किया है और जिसके हम भी विक्टिम्स हैं, मीडिया खास तौर पर, जैसे पीका है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट,
पीका के हवाले से यूरोपीय यूनियन ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि या तो इसको ख़त्म करो या इसको रिपील करो। फिर दूसरा जो उन्होंने कहा है कि जो आपकी क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस अब जर्नलिस्ट के ऊपर होना शुरू हो गए हैं। एक सिंपल स्टोरी के ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस फाइल हो रहे हैं। क्रिमिनल केसेस उनका क्रिमिनल लॉज को करो, फिर ब्लास्फेमी लॉज की उन्होंने बात की है, एंटी टेररिज्म लॉज की बात की, इनको अमेंड करें या इनको रिपील करें। जो उनके अगर 1 बाय 1 देख लें, जो उनकी की प्रायोरिटीज उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो कम से कम कोई 1 दर्जन के करीब है, जिसमें वो ये बात करते हैं कि होना क्या चाहिए। अगर जो फंडामेंटल बात है कि जी पाकिस्तान में जो वायलेशन हुई है वो किन किन एरिया में हुई है, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया जी। एक तो उन्होंने जो फंडामेंटल बात की है कि जो ह्यूमन राइट कन्वेंशन है उनके ऊपर जो इंप्लीमेंटेशन है वो डिटीरियोरेट हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा उन्होंने कहा जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, जो जबरी गुमशदगी हैं, उसमें इजाफा हुआ है। माइनॉरिटी राइट्स जो अकलियती जो है कौमें उनकी राइट्स की वायलेशन हुई है। फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मैंने इस रिपोर्ट के अंदर देखा है। जर्नलिस्ट जो है उनको डायरेक्ट जिस तरीके से थ्रेट्स आ रहे हैं उसके हवाले से, अब तो फेडरल मिनिस्टर जो है वो आगे सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट कर रहे होते हैं जर्नलिस्ट को। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ उन्होंने जो पीसफुल असेंबली का, पोलिटिकल राइट्स का, इनके ऊपर जो वायलेशन है उसको ग्रेव कंसर्न्स, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो ग्रेव कंसर्न्स है। ये बड़ा एक डिप्लोमेटिकली चूंकि आप ये कवर करते हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इस बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई की, उन्होंने कहा जी अकाउंटेबिलिटी फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, ये आप इंश्योर करें हुकूमत पाकिस्तान। दूसरा उनका जो इंक्रीज जो एफर्ट्स होने चाहिए अगेंस्ट टॉर्चर अब तो एक मजाक सा लगता है कि आपको देखें कि ये सारी चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होती है ना। कोई ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, कोई आपका जो दूसरी पुलिस है वो आपको शहरियों को सड़कों के ऊपर आपको टॉर्चर करते हुए, उनको मारते हुए नजर आ रहे होते हैं। मतलब किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो अभी केस एस्टैब्लिश नहीं हुआ, इल्जाम है, घर से निकालते उसको, उसकी फैंटी लगा के उसको लेके जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो नोट हो रही होती है और कहीं ना कहीं इसके जो है डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है। फिर इसके साथ ही जो उन्होंने बात की कि इन प्रिजन और जो कैपिटल पनिशमेंट जो रिफॉर्म्स हैं इनको देखने की जरूरत है। चौथी बात अगेन उन्होंने एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस की। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके ऊपर मैंने जो एग्जैक्ट कोर्स है वो भी हम थोड़ी देर में नाज़रीन को बताएंगे। उन्होंने एग्जैक्टली मीडिया फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कहा क्या है। फिर जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उन्होंने इसको एड्रेस करने की जरूरत। देन सिक्योर चिल्ड्रन एक्सेस टू एजुकेशन, अब एक फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान के अंदर। आप उसके बावजूद पाकिस्तान में लिटरेसी रेट देखें क्या चल रहा है, उसके ऊपर से उनके कंसर्न्स और ये सारी चीजें हुकूमत पाकिस्तान ने खुद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये साइन क्यों, रेटिफाई क्यों है। उन्होंने एक और जो चीज उन्होंने कहा जी कि आप जो अर्ली एज मैरिजेस हैं पाकिस्तान में, चाइल्ड मैरिजेस, इसको खत्म किया जाए। लफ्ज उन्होंने एंड का इस्तेमाल किया यहाँ पे। फिर देन एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का ये दावा कि हमने बहुत ज्यादा इसको इम्प्रूव किया है, चाइल्ड लेबर खत्म हो गई, लॉज हमारे यहाँ ऐसे हैं। बट जो रिपोर्ट ये कह रही है कि जो लॉज हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दैट इज अ सीरियस कंसर्न। देन फोर्स लेबर इसके साथ ही चाइल्ड लेबर के साथ इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, एंड देन द रिस्ट्रिक्टेड उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है अगेंस्ट माइनॉरिटीज, इसको जो है वो फंडामेंटली देखने की जरूरत है। ब्रॉडर जो पिछले 2-3 सालों में एक बड़ा इशू एक और भी रहा और उसका भी उन्होंने जिक्र किया, वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई हैं और खास करके ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनी है और सारा जुडिशरी का है, पॉलिटिकल राइट्स, तो इसको भी वो EU ने जरा क्वेश्चन लगाया कि ये क्या जो फेयर ट्रायल और जो इंसाफ के तकाजे हैं उसको पूरा करता है, ये नहीं करता। तो पॉलिटिकल राइट्स की बात अगेन जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो जेल में हैं उनके रिलेटेड जो कंसर्न रेफर किया गया रिपोर्ट, वही ना ट्रायल को लेकर के और जो उनकी कंडीशंस है वहां पर, एक्सेस टू लॉयर्स और विजिटर्स, तो ये तमाम जो इश्यूज हैं उन्होंने इस तरीके से हाईलाइट। उसके अंदर जो स्टेटमेंट जो है ना वो पढ़ देते हैं कि Political rights are negatively affected among others by abusive judicial proceedings। अब जो ये जुडिशरी वाला जो मामला ना ये सीरियस होता जा रहा है, इसके ऊपर हुकूमत अभी इसको सीरियस नहीं ले रही, लेकिन दुनिया इसको बहुत सीरियस ले रही है। क्योंकि जो जुडिशियल आपका प्रोसेस होता है वो सिर्फ ये पॉलिटिकल राइट से रिलेटेड ही नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी इसका बहुत बड़ा लिंक है। जुडिशरी जो है ना सेफ्टी वॉल्व होती है। अगर नीचे लेवल के ऊपर पुलिस ने किसी ने आपसे ज्यादती की है, लेकिन अगर आपकी अदालतें जो है इंसाफ के ऊपर फैसला कर रही है तो अल्टीमेटली आपको कुछ मिल सकता है। सारी डिबेट को अगर आप इसको सम अप करें ना, अभी तो काफी दो चीजें जो होती है ना किसी भी मुआशरे के अंदर, मीडिया और जुडिशरी। अगर किसके साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, वो क्या कहता है कि मैं मीडिया को बताऊंगा, मैं मीडिया में चला जाऊंगा, मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, या मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। ये दो बड़ी बुनियादी बातें पाकिस्तान के अंदर कही जाती हैं, दोनों का ही हशर हो गया। और ये जो रिपोर्ट है ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही, इसके ऊपर जितनी कमेंट्री खासतौर पर मीडिया राइट्स के ऊपर हुई है और जो मीडिया के राइट्स की वायलेशन हुई है उसके ऊपर काफी ज्यादा इन्होंने जो स्ट्रॉन्ग बात की है, खासतौर पर जो पीका की साइबर क्राइम्स एक्ट की।
ये इसके ऊपर उन्होंने जो बात की है कि इसको, और साइबर क्राइम एक्ट की जब बात होती है पीका की, तो इसका क्रेडिट कभी भी देना मत भूलिएगा। इसके फाउंडिंग कौन है, इसके फाउंडिंग फादर्स ऑफ पीएमएलएन 2016 में जब ये कानून बना, और फिर सबसे पहले वो खुद भी उसके विक्टिम रहे। उसके विक्टिम ये भूल जाते हैं ना, ये भूल जाते हैं, लेकिन हम नहीं भूलते ना कि जब ये काम हो रहा होता है उस वक्त हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हमारे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी खबरें कर रहे थे इन चीजों के ऊपर, तो बड़ा इसके ऊपर बुरा मनाया जाता था कि जी ये हम तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। थोड़ा सा मीडिया के राइट के ऊपर से बात कर लें अगर, इसमें जो कामरान ये जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि बीइंग द विक्टिम आई हैव अ राइट टू रीड दिस। इसके हवाले से नाज़िर जो रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मीडिया के हवाले से कि जो टारगेटेड लिटिगेशन strategic lawsuits against public participation is sometimes employed to prevent journalists and lawyers from doing their work. Litigation such as Pakistan Electronic Crimes Act and criminal defamation, blasphemy, sedition and counter-terrorism laws contain vague concepts of hate speech, defamation, terrorism and false news. और इसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि the EU said that without effective safeguards against abuse, the enforcement of these laws has a significant chilling effect on journalists, human rights defenders and individuals belonging to ethnic or religious minorities. तो ये बड़ा एक क्लियर अल्फाज में लिखा गया है, समझने वाले समझ गए होंगे कि यहाँ पे यूरोपीय यूनियन क्या कहना चाह रहा है। और यूरोपीय यूनियन की बात हुकूमत पाकिस्तान ने रद्द करी तो 100 दफा करे, लेकिन क्यों हम ये बात रद्द नहीं कर सकते, इसकी क्या अहमियत है, इस पे बात करें छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं ईयू ने जो पाकिस्तान से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की है और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हैं, बट कुछ पॉजिटिव बातें भी इन्होंने की हैं। तो इसमें कुछ पॉजिटिव जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया। तो वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं? देखिए, रिपोर्ट के अंदर 2-3 जगहों पे ये लिखा गया है कि जहां पे डिटीरियोरेशन हुई है वहां पे इंप्रूवमेंट भी हुई है, बट साथ उन्होंने ये भी लफ्ज लिखा है जहां पे इंप्रूवमेंट लिखा है कि इंप्रूवमेंट इज लिमिटेड। तो इस दफा ज्यादा जो टेंडेंसी नजर आई है ना वो लिमिटेड इंप्रूवमेंट थी, ज्यादा कोई बहुत मेजर नहीं है इंप्रूवमेंट, लेकिन फिर भी जहां पे इंप्रूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल उसको भी बताना चाहिए, क्योंकि काम तो गवर्नमेंट कर रही है, कुछ ना कुछ एरियाज में इंप्रूवमेंट आती है। जैसे खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ये बनाया गया और इसको उन्होंने एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट नोट किया है। माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल कमीशन बनाया। फिर जो डेथ पेनल्टी है इसका जो स्कोप था उसमें भी कमी की गई। जो 4 जो पहले ऐसे क्राइम्स थे जिनको डेथ पेनल्टी के स्कोप से निकाल दिया गया। फॉर एग्जांपल वो रेलवे की पटरी का भी कोई क्राइम होता था तो उसकी भी कैपिटल पनिशमेंट थी। पनाह देना हाईजैकर्स को वो भी डेथ पेनल्टी के लिए था। फिर एंटी नारकोटिक्स से रिलेटेड भी एक डेथ पेनल्टी थी। स्ट्रिपिंग वुमेन पब्लिकली वो भी डेथ पेनल्टी के में आता। तो ये चारों जो क्राइम्स हैं इनको डेथ कैपिटल पनिशमेंट के परव्यू से निकाल दिया गया, जिसको यूरोपीय यूनियन ने अपनी इस रिपोर्ट में और वैसे भी ओवरऑल कागजों में तो डेथ पेनल्टी एग्जिस्ट करती है एक्सेप्ट सर्टेन केसेस। आई थिंक ईयू के कहने की वजह से एक अनअनाउंस्ड मॉरेटोरियम भी है, वो भी उसका भी जिक्र है। उन्होंने कहा कि जो मॉरेटोरियम है हैंगिंग के ऊपर, एग्जीक्यूशंस के ऊपर, वो अभी भी अपनी वो मौजूद है, पाकिस्तान उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया है। फिर जो एंटी टेररिज्म एक्ट के जो रूल्स बनाए गए हैं उसको उन्होंने एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से एक बिल आया है, खवातीन के ऊपर जो घरेलू तशद्दुद होता है उसको रोकने के लिए एक बिल आया। तो ये भी एक जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसको यूरोपीय यूनियन ने जो है वो अप्रिशिएट किया। देखिए, अब जो लार्जर क्वेश्चन है आई थिंक ये तो हमने कर ली क्योंकि वक्त हमारे पास कम है कि वाई इस जो आप कहा ना कि गवर्नमेंट इसको आउटराइटली बिल्कुल ऐसे रद्दी की टोकरी में इसलिए नहीं फेंक सकती कि इसके साथ आपकी जो मईशत और आपकी बरामदाद का मुस्तकबिल लिंक्ड है। क्योंकि अगर तो हम इतने स्ट्रांग होते, हमारी कोई 100-200 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स होती, फिर तो हमें कोई इशू नहीं था। क्योंकि इतना बड़ा अगर ऑलमोस्ट मोर देन 1/4 जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो आप इस GSP प्लस की वजह से आप EU को कर रहे हैं, तो इसका अब क्या असर पड़ेगा? बिकॉज गवर्नमेंट में जैसे मैंने कहा कि इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकती कि जी अच्छा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक तो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है ओवरऑल पॉजिटिव रहा है। जो GSP प्लस का मिशन भी पाकिस्तान आता है तो उसको इंगेज किया जाता है, उसकी मीटिंग्स होती हैं। उस दौरान जब मिशन यहाँ पे होता है, अगर वो चीज़ लॉ के अंदर कोई रूल्स के अंदर वो चीज़ पॉइंट आउट करती है तो उसको गवर्नमेंट एड्रेस करने की कोशिश करती है। जैसे ये जो माइनॉरिटीज कमीशन बना था वो मेरे इसी तरीके से जो वो बनाया गया था। बट जो असल जो चीज़ इसकी तरफ आप इशारा करें, अब 8.3 अरब यूरोज की
ये एक्सपोर्ट्स किए हैं पाकिस्तान ने 2024 में। ये छोटी रकम नहीं है। जो पाकिस्तान की उस साल की जो एक्सपोर्ट्स का ये 28% था। और अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक्सपोर्टर के साथ नाश्ते करके भी देख लिए, लंचेस करके भी देख लिए, डिनर्स करके भी देख लिए, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। हमारा जो एक्सपोर्टर है ये इसमें गवर्नमेंट को तो हम ब्लेम करते हैं, एक्सपोर्टर का बहुत बड़ा कसूर है इसके अंदर। एक्सपोर्टर को दो चीज़ों की लत लग गई है, या तो उसको चाहिए प्रोटेक्शन, वो यहीं माल बनाए और यहीं बेचे, वो बाहर नहीं जाना चाहता जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरर है, और या फिर इस तरह की जीएसपी की स्कीम कभी अमेरिका से आ जाती है, कभी यूरोप से आ जाती है। अगर ये 10% का ऑन एवरेज 12% का जो इनको बेनिफिट ड्यूटीज में मिलता है, अगर ये विड्रॉ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर इनको इंडिया का जो एक्सपोर्टर है, इनको बांग्लादेश का जो एक्सपोर्टर है, इनको वियतनाम का जो एक्सपोर्टर है वो टेक ओवर कर जाएगा। तो सारी तो ऑफ कोर्स जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इम्पैक्ट नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए $1.5-2 अरब डॉलर का भी जो इम्पैक्ट है वो अच्छा खासा। तो ये जो मैंने 11-12 पॉइंट्स हाईलाइट किए थे ना, कि जो उन्होंने कहा कि 2027 के जो रूल्स हैं उसको अगर आपने फॉलो करना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल है, लोग जरूर जाके पढ़ें इसको। और 25 पेज की रिपोर्ट है जिसमें कोई 5-6 पेजेस तो उसमें रेफरेंसेज उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मीडिया, ये बहुत बड़ा फोकस। अगर ये दोनों चीजें होंगी ना तो बाकी जो क्राइम्स हो रहे होते हैं ना सोसाइटी के अंदर, डिस्टॉर्शन होती है, वो सामने आती रहती हैं। तो ये दो बुनियादी जो आपकी फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, जो बेसिक फ्रीडम्स, अगर इनको आप सप्रेस कर देंगे, मीडिया को सप्रेस कर देंगे, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो सप्रेस हो जाएगा। सोशल मीडिया से तो चीजें रिपोर्ट हो रही है ना, लोग मीटिंग्स भी करते हैं, ये मॉनिटरिंग मिशन वाले आते हैं, सबसे मिलते हैं आके यहाँ पे। तो इसका हल यही है, ठीक है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हर गवर्नमेंट के होते हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव जरूर हासिल करें, बट एट द सेम टाइम जो फंडामेंटल राइट्स जो है, जो आइन के अंदर दिए हुए हैं, उनको इंश्योर करें। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, जिसमें एक्सपोर्ट्स सबसे ज्यादा अहम है, ये जो कंसर्न्स हैं, जिस हद तक हुकूमत फौरी तौर पर एड्रेस कर सकती है, इसको फौरी करे। 2027 का वारंट वो दूर नहीं है। चलें, लेट्स सी। अभी तक तो बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। मे बी जब ऑन एयर जाए या उस वक्त आ जाए या कल आए, मेरे ख्याल में रिएक्शन तो ये डेफिनेटली बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना व्यू जरूर देगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू के ऊपर बात करेंगे, और वो है रिलेटेड हमारे जो असातिज़ा हैं उनके हवाले से। सुस्ते बिदास जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पिछले कुछ अरसे से एक इशू बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे हमने भी हाईलाइट किया था कि जो हमारे असातिज़ा हैं, खास करके यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनकी सैलरीज को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा था, क्योंकि पिछले 5 सालों से उनकी तनख्वाहें बड़ी नहीं हैं। और जो तरक्की याफ्ता मुआशरे होते हैं वहाँ पर असातिज़ा का बड़ा एहतराम किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो सिलसिला नहीं है। बट इसके हवाले से अब एक डेवलपमेंट ज़रूर हुई है। फेडरल गवर्नमेंट ने आफ्टर 5 years जो फॉरेन क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी फैके उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया है। तो क्या वो इजाफा जो किया है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ those who are in this profession? अच्छा, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी जब काम करती है ना, वो ऐसे तरीके से काम करती है, अच्छा काम करते करते भी उसमें कोई ना कोई खराबी डाल जाती है। देख, कोशिश तो काफ़ी अरसे से ये हो रही थी। ये जो प्रोफेसर्स हैं, ये आम प्रोफेसर्स नहीं, ये फॉरेन क्वालिफाइड रिसर्चर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड ये प्रोफेसर्स हैं। इनको हुकूमत पाकिस्तान खुद पाकिस्तान लेके आई 2006-07 में, ये सिलसिला शुरू हुआ। इनकी तनख्वाहें जो है वो रेगुलर जो कैडर से प्रोफेसर टीचर्स आ रहे थे उनसे दो गुना थी, मतलब 100% ज़्यादा थी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो करते करते बात ये आ गई 2021 में आके ये फैसला हो गया इसको 35% तो कम से कम इनकी इजाफी होनी चाहिए ना। तो बजाय इसमें कि वो 2021 में 35% इजाफा करते, उन्होंने 2021 के बाद तनख्वाह बढ़ाई नहीं। हमने भी प्रोग्राम किए इस प्लेटफॉर्म से भी, दूसरे प्लेटफॉर्म से लिखा भी, बट उसके बाद जो नतीजा निकला, नतीजा बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोफेसर है जो सबसे इनकी कैडर हायर होता है इस कैटेगरी में, उनकी तनख्वाह में जो इजाफा किया गया, जो मिनिमम इजाफा एक प्रोफेसर की तनख्वाह में किया गया वो 3% किया गया है, और मैक्सिमम किया गया है 4%। तो एक प्रोफेसर जो पहले 3,95,000 रुपया तनख्वाह ले रहा था, अब वो लेगा 4,07,000 रुपया मिनिमम, और मैक्सिमम उसकी जो सैलरी पहले 6,85,000 थी, वह 7,12,000। तो ये 5 साल के बाद 4% इजाफा ये किसने किया है? ये किसने ये जो काम में रुकावट पैदा की है, इसको देखने की जरूरत है। जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं कामरान और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी सैलरी सम हो उसमें इंक्रीज जो है वो मुनासिब है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट मुनासिब है कंपेयर टू व्हाट द प्रोफेसर गॉट। ये जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो उनसे एक ग्रेड नीचे होते हैं, तो इनकी जो सैलरी में इजाफा हुआ है, मिनिमम इनका हुआ 41% और मैक्सिमम जो मतलब मिनिमम सैलरी जो है 41% इंक्रीज और मैक्सिमम सैलरी 31%। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका मामला ठीक
दिख रहा है उनको 64% मिनिमम इंक्रीज मिला है, जो मिनिमम सैलरी ले रहे थे, जो मैक्सिमम उनकी ग्रेड 12 इसकी 15 स्टेजेस के ऊपर ये मैक्सिमम सैलरी मिलती है आपको आपकी सीनियरिटी के ऊपर, उसमें कोई 55% इजाफा। बट ये भी कोई जैसे मैंने कहा कि मतलब एक विजिबल एक चीज़ नज़र आ रही है। प्राइम मिनिस्टर की एक टास्क फोर्स बनी हुई थी, एहसन इकबाल साहब की कमेटी बनी हुई थी, फिर वजारत ख़जाना में इसके ऊपर कई जो इजलास हुए। बट जब मैंने इनसे फाइनेंस वालों से बात की, उनका ये नोटिफिकेशन आया है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हमने कुछ नहीं किया, जो हायर एजुकेशन कमीशन ने हमें बना के दिए थे पे स्केल्स, उस तरीके से हमने वो कर दिया है। मामला ये कल सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस में भी डिस्कस हुआ और उन्होंने फिर ये रिमांड बैक कर दिया है वजारत ख़जाना को कि वेख लो तुझे की तेन ठीक कर लो। तो लेट्स सी ब्यूरोक्रेसी जो उन्होंने काम खराब किया है, 10 जुलाई को नोटिफाई किया है इसको, उसको वो कैसे ठीक वजारत ख़जाना से पैसे निकलवाना जो है वो इतना आसान नहीं होता। तो जाहिर है जैसे आपने कहा कि अच्छा काम करते करते कोई ऐसा काम बीच में ज़रूर कर देते हैं कि जहां पर ये सूरत हाल बनी। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और जाना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।